स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे, इस लेक्चर के इंतज़ार में होंगे। वैसे तो मैंने अनाउंस किया था कि लास्ट संडे ये लेक्चर आने वाला है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैपन हो गई पिछले कुछ दिनों में जो मैंने शायद सोची नहीं थी। कॉलेज लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से भी होती हैं और बहुत सारी आपके हिसाब से नहीं भी होती हैं। तो खैर, उस रीजन को अलग करते हैं, वो टॉपिक नहीं है, उसकी बात करने नहीं आया हूँ। इस वजह से थोड़ा लेक्चर लेट आ रहा है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पूरे जोश के साथ और समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपके सिलेबस से ही मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं, कोई अलग से नहीं लेकर के आया हूं। जो एनसीआई एसएम का सिलेबस है उसी से कुछ चीज़ें लेकर के आया हूं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज क्रिया शारीर। मैं पहले ही बता चुका था कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट जो नए हैं, पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने ये चीज बता रखी थी कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं और इसको मैं डिटेल में ना सिर्फ आयुर्वेदिक बल्कि मॉडर्न पोर्शन, अभी ये आज तो आयुर्वेदा स्टार्ट हो रही है, अभी जब मॉडर्न पोर्शन स्टार्ट होगा तो और मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहले तो वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको समझ आता ही होगा कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब स्टार्ट करते हैं क्रिया शारीर को। तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्रिया शरीर, शारीर बोले शरीर बोले एक ही टर्म है, लेकिन बेसिक जो है वो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, तो क्रिया शारीर नाम से समझ में आ रहा है हमारा शरीर यानी कि हमारी बॉडी, और क्रिया का मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में ही कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, दैट इज क्रिया शारीर। अब आते हैं साइंटिफिक टर्म जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि क्रिया शारीर या ह्यूमन फिजियोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बीएमएस प्रोग्राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएमएस का। अब इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि बीएमएस में संस्कृत भी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इतना मायने नहीं रखते, लेकिन ये क्रिया शारीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लाइन पहली यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि बीएमएस प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ये वहां का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजी स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं द टर्म शरीर मीन्स इन द शारीर। अब समझो कि क्रिया शारीर में जो टर्म शारीर है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है इन द शारीर, हम अपने बॉडी में बात कर रहे हैं, इन द शारीर और रिलेटेड टू द शारीर। कई बार शारीर टर्म भी आएगा, वहां पर अंदर की चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन शरीर से ही रिलेटेड होगा, वहां भी शारीर टर्म यूज होगा। 10 शरीर क्रिया, आप क्रिया शारीर बोले या शरीर क्रिया विज्ञान बोले, दोनों ही सेम है। डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताता है। कंसर्निंग इट्स फिजियोलॉजिकल नॉर्म्स दैट इज फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन इट्स नॉर्मल स्टेट। अब ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझो, नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना, उससे डील करना, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी या आयुर्वेदा एस्पेक्ट से बोले तो क्रिया शारीर या शरीर क्रिया। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लंग्स के फंक्शन क्या हैं, लंग्स के बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज होता है, मैं सिंपल बात करूं तो एक होता है एनाटमी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आते हैं, बेसिक चीजें समझते हैं जिससे आप ये जो टर्म है फिजियोलॉजी एनाटमी इससे रूबरू हो जाएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के होंगे वो भी ये लेक्चर देखेंगे, उनके लिए कुछ नया ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सिंपल फिजियोलॉजी और एनाटमी में क्या फर्क होता है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं अगर उनको काट करके देखा जाएगा तो दैट इज एनाटमी। आपके अंदर लंग्स है, लंग्स को काटा, उसके अंदर देखा क्या चीजें हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं काट दूं और फिर इसके अंदर की चीजों को देखूं, दैट इज एनाटमी। अगर नॉर्मल मैं ढक्कन खोलूं, फिर इसका ये आगे का जो कैप है
इसको खोलूं, ये देखो खुल ही नहीं रहा, इतना टाइट कब से हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कैप हटाया, फिर इसको ये निकाला। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें कर रहा हूं मैं, कहीं से कुछ भी काट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल जो चीजें लगी हुई हैं जहां पर वैसे ही देख रहा हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब समझ में आ गया। अगर लीवर है, लीवर को काट करके देखा जाए दैट इज एनाटमी। किडनी है, उसको काट कर देखा जाए एनाटमी। लेकिन नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में अगर किडनी या लीवर इनकी ऊपर से बात करी जाए, काटा ना जाए, नॉर्मल देखा जाए, दैट इज फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल डिफरेंस समझ में आ गया फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या है। हमारी बॉडी की ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की, उसको हटाया जाए। हाँ, इसको काटना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा अंदर की फिजियोलॉजी को समझने के लिए। ठीक है, अंदर की फिजियोलॉजी जब समझेंगे तो कहां पर स्टमक है, कहां पर किडनी है, कहां पर लीवर है, ठीक है, कहां पर लंग्स हैं, ये सारी चीजें जब हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लेकिन उसी को काट करके और अंदर की चीजें देखना दैट इज एनाटॉमी। तो बेसिक डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन कह रही है दिस सब्जेक्ट रिफर्स टू द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ कंटेम्परेरी मेडिकल साइंस। अब कुछ टर्म बहुत सारे लोगों के लिए नए होंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला टर्म नया होगा। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है इसकी भी बात करते हैं, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। कंटेम्परेरी मेडिकल साइंस का मतलब होता है आज की जो साइंस है, मॉडर्न जो साइंस है, उस हिसाब से इस सब्जेक्ट में बात किया गया है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है तो पुरानी ऐसी चीजें हैं जो आज के हिसाब में नहीं पाई जाती। आज के हिसाब से ही पुराने आयुर्वेदा को स्टडी की जा रही है और इस सब्जेक्ट में वही चीज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। अब एक और टर्म समझते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है बायो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ चीजों को बायो के अंदर यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये तो नॉर्मल शब्दों में हो गया। अब डिफिनीशन के तौर पे अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यानी सेल के लेवल पे या मॉलिक्यूल के लेवल पे अगर हम कुछ केमिस्ट्री के टर्म को यूज करें बायोलॉजी के एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी नीट का एग्जाम देकर के आए हैं, जस्ट एडमिशन लिया है, उनके दिमाग में चला होगा जब नीट का एग्जाम दे रहे होंगे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आते होंगे, केमिस्ट्री में कम आते हो, तो ये चीजें दिमाग में आती होंगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या यूज है बायोलॉजी में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी भी वो हमसे केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड चीजें तो नहीं पूछते कि एक बॉल को इस स्पीड से छोड़ा गया तो बताओ कितनी देर में जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं पूछते। तो क्या चीजें हैं जो ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, क्यों नीट एस्पायरेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड कराई जाती है। तो इसका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक टर्म पे ये सोच लो कि जितनी भी आपकी दवाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब बायो में कहीं ना कहीं आएंगी, इनडायरेक्टली आए या डायरेक्टली आए, वो सारी चीजें यूज होंगी। फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए किसी का इलाज करते समय। अब ये क्या है, ये डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी मैं इंक्लूड करूंगा। और एक एक चीज जब हम दवाओं के बारे में बात करेंगे, जब हम केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसीलिए केमिस्ट्री में हमें ये चीज पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये छोटा सा कुछ टर्म है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे नोट करना है या मैं रफ कर दूं, तो नोट नहीं करना है। मैंने इसीलिए कहा है नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसकी लिंक दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर लें। ये जो भी नोट्स हैं पीडीएफ के फॉर्म में मैं डाल दूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसे लगता है कि नहीं मुझे तो लिखना चाहिए, और मेरा मानना भी यही है कि हर किसी को नोट्स बनाने चाहिए, लिखना भी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एक तो राइटिंग अच्छी होती है और दूसरा लिखने की स्पीड भी आ जाती है। जब एग्जाम में 3 घंटे लिखेंगे तो वो आदत भी, हैबिट भी आपकी डेवलप होती चली जाएगी। तो अगर कुछ नोट कर रहे हैं तो आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए, अदरवाइज एक एक लाइन के लिए तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। आप स्नैपशॉट ले लें, इसको नोट भी कर सकते हैं। नहीं अगर नोट करना चाहते हैं तो पीडीएफ के फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दी है, ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं इसी को और आगे डिटेल में स्टडी करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर में इंटर करते हैं। अभी तो मैं बेसिक
नॉलेज है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो बता रहा हूं कि ये है क्या सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसी के आगे नेक्स्ट क्या कहती है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन है, द स्वास्थ्य ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स ऑफ द बॉडी। किसी भी इंडिविजुअल का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्दी रहना, ठीक है, तो उसमें 3 पिलर होते हैं बॉडी के, जो 3 चीजें आयुर्वेदा कहता है कि ये पिलर हैं। पिलर का मतलब होता है जिस पर वो नींव रखी हुई है, ठीक है, एक नींव जिस पर पूरा मकान टिका हुआ है। अगर वो 3 चीजें हट गई, ठीक है, मान लीजिए ये 3 पिलर हैं, अगर इसमें से कुछ भी हट गया तो फिर आपका स्वास्थ्य नहीं टिकेगा, आप हेल्दी नहीं रहोगे। वो कौन कौन से हैं? दैट इज दोष, धातु और मल। अब धातु का मतलब मेटल मत समझ लेना, दोष का मतलब गलतियां मत समझ लेना, मल तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, फीकल मैटर वगैरह से दिमाग में आ रहा होगा मल के नाम से, लेकिन दोष का मतलब गलतियां नहीं और धातु का मतलब मेटल नहीं, ये चीज मत समझना। हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेदा में बेसिक पिलर हैं, समझो, अपने दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोष, धातु, मल। अब अगर आपने आयुर्वेदा में एडमिशन ले लिया तो ये चीजें आपका दिमाग खा जाएंगी, हर जगह आपको यही चीजें दिखाई देंगी, दोष, धातु और मल। अब क्या होती हैं इनको समझते हैं, दोष क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं और मल क्या होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्रिया शारीर सब्जेक्ट मेनली डील्स विद दीज 3 पिलर्स। अब पूरी आपकी जो क्रिया शारीर है, पूरा जो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये इन्हीं 3 पिलर की ही बातें करेगा पूरे होल सिलेबस में। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? द बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉलेज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ त्रिदोष। अब ये जो दोष, धातु और मल हैं, क्या होते हैं दोष, कौन कौन से होते हैं, क्या होती हैं धातुएं, कितनी धातुएं होती हैं, क्या होते हैं मल, कितने मल बताए गए हैं, इनकी बातें कर लेते हैं। तो ये जो 3 पिलर हैं, इन्हीं 3 पिलर के बारे में पूरी आपकी जो क्रिया शारीर है वो बात किया जाएगा उसके सब्जेक्ट में। अब इसमें सबसे पहले जब दोष कहा गया तो त्रिदोष, यानी कि ये जो आपके दोष बताए गए हैं ये 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वात, सेकंड है पित्त और कफ। अब ये क्या होता है? वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है? अभी आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अभी बस समझ लीजिए हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब ये क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस सिर्फ समझो कि 3 दोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। नेक्स्ट है 3 पिलर में पहला पिलर हो गया आपका दोष, तो कितने दोष हो गए? त्रिदोष, 3 दोष हो गए। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। अभी हो सके अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, याद करते चलना। अब बात करते हैं दोष के बाद धातु की। यहां पर दोष, धातु और मल, इन्हीं 3 पिलर की बात करनी है। अब बात कर रहे हैं धातु की। मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, बार बार इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके लिए ये चीजें नई हैं, अभी आपने एडमिशन लिया, ये शायद चीजें ना सुनी होंगी कभी एनसीईआरटी में। और एक चीज मैं चाहता हूं कि ये हमारे सिलेबस में ऐड हो कि थोड़ा सा आयुर्वेदा पोर्शन जो है वो 11th-12th की एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग बीएमएस में आते हैं तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल एकदम नई हो जाती हैं। कभी हमने ये चीजें सुनी नहीं है, कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन सडन जब हम बीएमएस का कोर्स ले लेते हैं तो ये चीजें ऐसी होती है कि हमारे लिए पढ़ना मजबूरी बन जाती है, जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा जो आयुर्वेदा का सिलेबस है, जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, या जो दोष क्या होता है, धातु क्या होते हैं, मल, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में अगर होती तो शायद ये नई नहीं होती। इसलिए मैं बार बार इन वर्ड्स को बोल रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ टाइम पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं धातु की, दूसरे पिलर की बात करते हैं। तो धातु के आगे लिखा है सप्त, और सप्त का मतलब 7 होता है, पढ़ा होगा ना। 1, 2, 3 को त्र बोलते हैं, 4 को चतुर्थ बोलते हैं, 5 को पंच बोलते हैं, षष्ठ, सप्तमी, अष्टमी, नौमी। तो ऐसे ही सप्त का मतलब हो गया 7, 7 धातु। अब धातु क्या क्या होती हैं?
तो यहां पर देखो दूसरे पिलर के बारे में अगर हम बात करें तो धातुएं कितनी हो गई? 4। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रस, सेकंड रक्त, फिर मांस, मेद। वर्ड्स को सुनना मैं क्या कह रहा हूं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब ये चीजें क्या होती हैं? क्या है रस? रस का मतलब डाइजेस्टिव जूसेस तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रस का मतलब आप डाइजेस्टिव जूस से मत सोच लेना। रस में और भी बहुत सारी चीजें आती है, इंक्लूड होगा आपका डाइजेस्टिव जूस, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ जूस मत समझ लेना कि आम का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, दैट इज रस। ठीक है, नींबू का निचोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रस। तो ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हम बात करेंगे। रक्त, रक्त का आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे, ब्लड को बोलते हैं हिंदी में रक्त। ठीक है, मांस आपको पता है, मांस ये वाला मांस नहीं, वो वाला मांस नहीं जो आप खाते हैं। मांस मतलब हम लोग मसल्स की बात करेंगे। मेद, मेद क्या होता है? जो आपके टिश्यूज वगैरह होते हैं उसे बोलते हैं मेद। अस्थि, आपकी जो बोन्स है दैट इज कॉल्ड अस्थि। मज्जा, बोन टिश्यू। ठीक है, बोन में भी टिश्यू पाया जाता है, दैट इज मज्जा। शुक्र, शुक्र वर्ड आपने सुन रखा होगा, शीमेन, दैट इज कॉल्ड शुक्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। हैं हम मेडिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना कि हम तो डॉक्टरी पढ़ने आए थे। ये सारे क्या क्या चीजें हैं। अब आप आयुर्वेदा पोर्शन में एंटर कर गए हैं। आयुर्वेदा जो है मॉडर्न से इसीलिए अलग है क्योंकि आयुर्वेदा की जो टर्मिनोलॉजी है वो ही बहुत डिफरेंट है। तो टर्मिनोलॉजी को सीखना ही बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स मैं बार बार बोल रहा हूं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सारी चीजें जितनी जल्दी आप लर्न कर सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट, तीसरे पिलर में हम तीसरे की बात करें, दैट इज मल। यहां पर तीसरा पिलर हो गया मल। अब वहां पर क्या लिखा है देखो, त्रिमल। त्रिमल का मतलब हो गया तीन मल बताए गए हैं। अब ये सारी चीजें कहां से आया, किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो आयुर्वेदा का जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक आयुर्वेदा कहां से आई है, आयुर्वेदा किसने बनाई है, ये सब टर्म कहां से आए हैं। तो बेसिक लेक्चर आयुर्वेदा के देखने के लिए मैं नीचे डाल दूंगा लिंक, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने उसको फिर से दोबारा नहीं पढ़ाया है कि आयुर्वेदा कहां से ओरिजिनेट हुई है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अथर्ववेद से आयुर्वेद निकल के आया है। हिंदुओं में 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो उसी में जो अथर्ववेद है वहां से आयुर्वेद निकल के आया है। अब आयुर्वेद आचार्यों ने लिखा है, चाहे आचार्य चरक हो, आचार्य सुश्रुत हो, बहुत सारे आचार्य हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, वही सारा मिलकर के क्या है, आयुर्वेदा पोर्शन है। तो ये चीजें आपको अगर पढ़नी है, बेसिक देखना है, तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक कर लें, वहां पे मैं डाल दिया हूं, आप देख लेना कि ये चीजें कहां से आई हैं। बेसिक लेक्चर को जरूर देखें, आयुर्वेदा कहां से आया है। तो ये सारी चीजें वहीं से निकल के आ रही हैं, आपके अथर्ववेद से ही निकल के आ रही हैं। तो ये सारे टर्म किसने बनाया, कहां से आया, ये अपने आप में बहुत डीप नॉलेज है। तो वहां तक अगर आपके पास टाइम है और लग रहा है कि बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो आप वो सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं, गूगल में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अदरवाइज नीचे सिंपल सा एक लेक्चर है, वो देख लेना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। डीप में जाना है तो इसी सब्जेक्ट को अपना मजबूत करो, इसी को ज्यादा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि यही आगे जाकर के काम आएगा। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, तो त्रिमल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, त्रिमल। मल का मतलब एक तरह से आपके दिमाग में आ रहा होगा फीकल मैटर, जो हमारे शरीर से बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड मल। नॉट ओनली द फीकल मैटर, पसीना भी बाहर निकलता है, वो भी एक तरह का मल है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर 3 मल बताए गए हैं, जैसे कि यूरिन पास आउट करते हैं, वो भी एक तरह का मल है। तो यहाँ पर बताया गया है मूत्र, सेकंड पुरीश, थर्ड श्वेद। अब ये हिंदी के कुछ टर्म हैं, मूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। यूरिन को बोला गया है, ठीक है, अब यहाँ पर यूरिन, ठीक है। पुरीश, पुरीश आपका फीकल मैटर के लिए बोला गया। एफएम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मत समझ लेना, एफएम का मतलब है फीकल मैटर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। श्वेद, श्वेद यानी कि स्वेटिंग, ठीक है, ये भी आपके 3 पिलर में से एक है। त्रिमल यानी कि मूत्र, पुरीश और श्वेद। अब ये सारे 3 पिलर क्यों बताए गए हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, चीजें और नॉलेज आपका बढ़ता चला जाएगा।
नेक्स्ट लाइन है आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। अगर हमें किसी भी बीमारी को समझना है ना, अभी तक आपने एनसीईआरटी में जो भी फिजियोलॉजी पढ़ी है, जो भी सारी चीजें आपने मेडिकल साइंस में देखी है ना, यहाँ आयुर्वेदा पोर्शन में वो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। इसलिए ये मत सोचना कि ये चीज क्या पढ़ रहे हैं। अब आप आयुर्वेदा में एंटर कर चुके हैं तो चीजों को समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी सिर्फ सुनो, क्योंकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स ही नहीं है। पहले तो वर्ड्स को अंदर आने दो। अभी क्वेश्चन पुट अप मत करो, काउंटर क्वेश्चन मत करो कि ये चीजें क्या हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं, अभी सिर्फ जाने दो, अंदर जाने दो, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी को अगर आपको समझना है तो ये 3 चीजें आपको मालूम ही होना चाहिए कि सबसे पहले उस पेशेंट में कौन सा दोष है, ठीक है। सेकंड, धातुओं में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मल, क्या उसका यूरिन ठीक से पास आउट होता है, क्या उसका फीकल मैटर सही से निकल रहा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, बताते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार हमें वॉमिटिंग आ रही है, या बार बार हमें फीकल मैटर को बाहर पास आउट करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये चीजें अगर आपके बार बार हो रही हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता भी है कई बार फीकल मैटर किस कलर का आ रहा है, कितनी देर में जाना पड़ रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं हो रही, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो क्यों? क्योंकि ये भी चीजें क्या हैं, एक तरह की बीमारी है जो बताती हैं आपको कि आपके शरीर में क्या कमी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेटिंग, कुछ लोग होते हैं मुझे पसीना बहुत आता है, रात में बहुत सो नहीं पा रहा हूं, बेचैनी सी हो रही है, जब देखो तब पसीना आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी को दर्शाती हैं। इसलिए अगर किसी भी डिजीज को समझना है तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे मेडिकल साइंस में एंटर कर रहे हैं, इसलिए आराम से सिर्फ लेक्चर को सुनते जाइए। नेक्स्ट, क्रिया शरीर ऑल्सो डील विद प्रकृति। अब ये आपने पढ़ लिया, 3 पिलर पढ़ लिए, आपको मालूम हो गए कि 3 पिलर कौन कौन से हैं। अब इस पिलर के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। पिलर बना दिया, नींव रख दी, अब धीरे धीरे इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अब बिल्डिंग में सबसे पहली चीज आती है कि क्रिया शरीर ऑल्सो, क्रिया शरीर में और भी क्या क्या चीजें, तो प्रकृति। अब प्रकृति क्या होती है, मैं एक एक चीज को बेसिक बड़े ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा। प्रकृति, जैसे हम लोग बेसिक बात करते हैं ना कि अरे यार उस दोस्त को कुछ मत कहना यार, उसे तो छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, होता है ना ऐसा। हम लोग बोलते हैं अरे उससे मत बताना, गुस्सा करने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे उससे मत बताना, वो मजाक बना देगा। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हंस के टाल देते हैं, है ना। पैसे नहीं भी होते, बता क्या खाएगा, उसके बाद में ये होता है कि ठीक है भाई खिला भी देता है और उसके बाद चल देता है, पेमेंट कर देना। तो सब अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। तो ये नेचर ही क्या है, प्रकृति है। हर इंसान की अलग अलग जैसे नेचर होता है, वैसे ही इंसान की अगर आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हर इंसान की प्रकृति भी अलग होती है। एक ही डॉक्टर के पास दोनों सेम डिजीज लेकर के जाएंगे, लेकिन उम्र अलग है और खान पीन अलग है। तो बहुत सारी चीज, शरीर कोई मोटा है कोई दुबला है, दोनों को फीवर आ रहा है तो दोनों को ही हो सकता है डॉक्टर जो है वो डोज अलग लिखे, दवा अलग लिखे। तो ये प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों को ही फीवर है, बीमारी सेम है, दोनों को खांसी आ रही है, लेकिन हो सकता है डॉक्टर दोनों को अलग अलग दवा दे। और आयुर्वेदा में तो ये ज़्यादा ही फॉलो होता है, मॉडर्न में तो थोड़ा प्रकृति कम फॉलो होती है, दोनों को पैरासीटामोल या डोलो वगैरह दे देंगे, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदा में पहले दोनों की प्रकृति चेक की जाएगी और उस प्रकृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रकृति का मतलब मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, नेचर, लेकिन प्रकृति में आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, पूरी लिस्ट बनानी होगी और सारे फ्रेंड्स का आप निकालते घूमेंगे कि चलो तुम्हारी प्रकृति निकालते हैं। और ये प्रकृति क्या होती है, यही वात पित्त और कफ, ठीक है। कोई वातज होगा, कोई पित्तज होगा, कोई कफस होगा, कोई वातज पित्तज होगा, कोई कफज पित्तज होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रकृति निकलेंगी और सबकी प्रकृति आपको निकालने को बोला जाएगा। तो ये चीजें भी क्रिया शरीर के अंतर्गत आती हैं। फिर स्रोतस, स्रोतस क्या होते हैं ये भी आप पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी कराऊंगा। कोष्ठ क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अग्नि, अग्नि का मतलब नॉर्मल समझो डाइजेस्टिव फायर। अग्नि का मतलब वो आग नहीं है कि दिल में कितनी आग लगी है जोश से, मैं तो नीट क्रैक करके दिखा दूंगा 1 महीने में, है ना, मैं अब तो टॉप करूंगा मेडिकल कॉलेज में, आगे आप मुझसे आगे कोई निकल ही नहीं पाएगा, मेरे तो सबसे ज़्यादा नंबर है। वो आग की बात नहीं है। आग
अग्नि का मतलब हो गया वो आग जो आपके पेट में लगती है। पेट इन द सेंस डाइजेस्टिव फायर। आपने सुना है कुछ लोगों को, अरे यार वो 6 रोटी भी खा लेता है तब भी कुछ नहीं होता, वो तो बहुत खाना खाता है उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, हम तो 4 रोटी खा लेते हम पेट निकल आता है, थक जाते हैं। एक इंसान है वो तो कितना भी खा ले उसे सब हजम हो जाता है, बीमार भी नहीं होता। हम तो कुछ भी बाहर का खा ले हमें तो बीमारी आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये डाइजेस्टिव फायर। हर किसी का डाइजेशन अलग अलग है, किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, किसी को वॉमिटिंग आ जाती है। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव फायर है। हर इंसान की जो डाइजेशन की ताकत है वो अलग अलग है, उसके बेस पर भी इलाज किया जाता है। तो ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, क्रिया सारी में पढ़ेंगे। ओज, हर इंसान की ओज। अब ओज का मतलब मॉडर्न से रिलेट कर करके मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ओज का मतलब होता है इम्यूनिटी। हर किसी की इम्यूनिटी भी अलग अलग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो एक शहर का बच्चा होता है, उसे मिट्टी में खेलने को बोल दो, नाली से गेंद उठाने को बोल दो तो अजीब सा मुंह बनाएगा, नाली से कौन गेंद उठाता है ना, मिट्टी में कौन खेलता है। और क्या पता कि एक दिन अगर खेल भी ले तो बीमार हो जाए। आप देखते हैं गांव के बच्चे नंगे पैर, कितनी भी ठंड हो कुछ भी हो, खेतों में भागते हैं, ऐसे रोड पे ऐसे भाग रहे हैं नंगे पैर। शहर के बच्चे क्या पता चल ना पाए, पत्थर चुभ जाएगा, है ना। और गर्मियों में भागेंगे मई जून में तो गर्म लगेगी फर्श, और क्या पता बीमार भी हो जाएं कि अरे वो तो ठंड में ना बाहर निकल गया था रात में इसलिए जाड़ा लग गया, उसे बीमार हो गया, है ना। वो तो ना गर्मी में उसे लू लग गई तो बीमार हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान की इम्यूनिटी पर डिपेंड करते हैं। कुछ को बीमारी इतनी आसानी से नहीं लगती और कुछ को क्या, किसी ने बगल में छींक दिया और उसको भी तुरंत बीमारी लग गई। कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। तो इम्यूनिटी पावर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपके खान पान पे भी डिपेंड करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो जब हम ओज पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ओज का नॉर्मल अभी मतलब समझो इम्यूनिटी। हमें किसी की इम्यूनिटी भी देख करके उसका इलाज करना पड़ता है कि उसके अंदर इम्यून पावर कितनी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किसमें, अपने क्रिया शरीर में। उसके बाद मन, कहते हैं ना कि उसने मन में ही ये सोच लिया है कि वो बीमार है ना। वो मन में ही सोच लेता है कि नहीं मैं तो सुबह सुबह दौड़ने नहीं जाऊंगा, मैं सुबह दौड़ने जाता हूं तो मेरी ना तबीयत खराब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं ये नहीं खाता हूं, मुझे ये खाता हूं तो मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। तो अलग अलग इंसान की साइकोलॉजी भी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर में। फिर आहार, आहार आप लोग समझ रहे होंगे, आहार, आहार दैट इज कॉल्ड फूड, ठीक है। कौन सा इंसान किस तरह का फूड लेता है, कब कब लेता है, उस हिसाब से भी उसकी बीमारियां होती हैं, या उसी हिसाब से उसकी बीमारियां सही भी होती हैं। अब यहां पर देखो लिखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड। कई बार क्या होता है, खाने का भी अपना एक सिद्धांत होता है। आजकल जो चल रहा है, आप मॉडर्न शहर में जाइए, किसी भी मेट्रो सिटीज में जाइए, आज की जो एज है ना वो 55-60 के अप्रॉक्स है। 60-65 साल में आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है या बीमार हो जा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही। वहीं आप गांव में जाइए 80, 85, 90 तो नॉर्मल, 85 के लोग तो आपको मिल भी जाएंगे। यूट्यूब में, फेसबुक में आपने वीडियोस देखे होंगे, 80 साल के अंकल हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। बॉडी देखो कितनी ताकत है उनमें, क्यों? सिर्फ आहार। खाना क्या खाना है और किस टाइम खाना है ये बहुत अच्छे से मालूम है। शहर के लोगों को नहीं मालूम, रात के 2 बजे भी खा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। गांव का इंसान रात के 2 बजे कभी नहीं खाएगा, सुबह 4-5 बजे उठ करके भले खा ले, रात के 2 बजे नहीं खाएगा, सुबह उठ करके खाएगा। लेकिन शहर में क्या पता सुबह ही 12-1 बजे हो रही है। गांव का आदमी सुबह उठ करके दूध पिएगा, मट्ठा पिएगा, लेकिन सिटी में चाय पीना है। तो ये आहार भी आपकी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, और यही आहार आपकी बीमारियों को सही भी करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी रखी होंगी कि वो फास्ट रहता है ना, या कई बार आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि जब हम फास्ट रहते हैं तो ना हमारा बीपी कुछ होता है और ना हमारी शुगर में कोई दिक्कत होती है, लेकिन जब व्रत छोड़ देते हैं तो फिर वही हो जाता है। तो कई बार फास्टिंग बोला भी गया है कि हर इंसान को हफ्ते में 1 दिन व्रत जरूर रहना चाहिए। हफ्ते में नहीं रह रहे हो तो मंथ में जरूर एक बार फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग से होता क्या है, कुछ चीजें आपकी अवॉइड की जाती हैं, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि यही चीजें आपको बीमार भी कर रही हैं। आपका खाना आपके सेहत भी बनाता है और आपके लिए बीमारी भी लाता है,
ठीक है, चाउमीन बोलते हैं ना, बहुत सारी आपने सुना होगा। 3 सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद मैदा नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद चीनी नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बीमार भी कर रही हैं और यही खाना आपको सही भी करता है। कब आपको फास्टिंग रखनी है, कब आपको क्या चीज़ खाना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। उसके बाद षट क्रिया काल, कौन कौन से ऐसे क्रिया काल हैं। काल का मतलब होता है टाइम, वो कहते हैं ना उसका काल आ गया, उसका वक्त आ गया, तो काल का मतलब होता है टाइम। षट क्रिया काल, कौन कौन सा ऐसा टाइम है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। द सिस्टम वाइज स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंस, आज की जो भी मॉडर्न साइंस है उसको भी सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। सेंसेस फंक्शन, अब क्या हमारे जो बॉडी के सेंसेस हैं उनका फंक्शन सही है। सेंसेस नॉर्मली हम सभी को मालूम है हमारी बॉडी में कौन कौन से, उसका फंक्शन एंड डिसफंक्शन। ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेंस सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं बीमारी ला सकते हैं शरीर में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। और जहाँ सर्कल है या कहीं भी ग्रीन या रेड मार्कर अगर चला हुआ है तो वो चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ये 3 पिलर तो जरूर याद रखना, आयुर्वेदा के कह लो या क्रिया शरीर के कह लो, ये 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑल दीज फंडामेंटल टॉपिक आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटियोपैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन पैराक्लिनिकल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताया है, अगर आपको कहीं भी जाना है, चाहे आप क्लिनिकल की प्रैक्टिस करें, चाहे आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी ही चाहिए, ये बेसिक चीजें आपको मालूम ही होनी चाहिए। अब एक यहाँ पर एक टर्म आया है एटियोपैथोजेनेसिस, मैंने वहां मतलब भी बताया है एटियोपैथोजेनेसिस का, द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। एटियोपैथोजेनेसिस एक ब्रिटिश वर्ड है, एक ब्रिटिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉज या डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज अगर डेवलप हुई है या कोई एबनॉर्मल कंडीशन, जरूरी नहीं है बीमारी ही हो, लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन भी तो होती है, ठीक से बैठा नहीं जा रहा, ठीक से नींद नहीं आ रही है, ठीक से चला नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल से हट करके एक कंडीशन है, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये कंडीशन भी अगर सही करनी है तो ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब पैराक्लिनिकल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट, पैराक्लिनिकल जो भी क्लिनिकल से जुड़ी हुई चीजें हैं दैट इज कॉल्ड पैराक्लिनिकल। अब जैसे फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपको सिखाया जाएगा ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, है ना, ब्लड कैसे निकालते हैं, सीबीसी कैसे जांच करते हैं, ब्लड काउंट वगैरह कैसे पता करते हैं, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे पता करते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। हालांकि ये मेडिकल साइंस में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो ये आपका काम नहीं है, किसी का ब्लड निकालना, किसी का बीपी चेक करना, ये सारे कंपाउंडर करेंगे, आपके अंडर में जो है वो काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आएंगी तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही सारी चीजें कि ये सारी चीजें आपके किसमें, पैराक्लिनिकल या क्लिनिकल एस्पेक्ट दोनों ही रूप में आपके लिए फायदेमंद है। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा छोटा रख रहा हूं और कोशिश करूंगा कि लेक्चर 25 से 30 मिनट का हो, ठीक है, ताकि इंटरेक्शन अच्छा बना रहे, ना आप बोर हो और ना मेरा गला खराब हो। आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप डीएम कर सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है और लगा है कि नहीं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से तो आपके कोई प्रोफेसर या कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाने वाले, वो सिर्फ आएंगे, बुक खोलेंगे, उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, उनका मेन यही एजेंडा है। आपको समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा एजेंडा कोर्स ख़त्म कराना नहीं है, मेरा एजेंडा है आपके दिमाग में इन टर्म्स को बिठाना, अच्छे से समझाना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अदरवाइज कोई नहीं, आप नीचे लाइक कर देंगे, वो भी मेरे लिए काफ़ी है। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। जो रात में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी पास्ट रहा है उसे भूल जाएं। अब आयुर्वेदा में आ गए हैं, आयुर्वेदा में भी बहुत स्कोप है, बहुत धीरे धीरे और डेवलप ही होती जा रही हैं चीज़ें, तो बस अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज को बढ़ाते ही जाएं। इसी के साथ टाटा बाय बाय,
टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।